नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं जो घटना चक्र की जो हमारा समान अध्ययन सीरीज चल रही है। जो सीरीज चल रही है उसमें हम ये 9वां वीडियो होगा ये सीरीज का। और अगर हम पार्ट की बात करें तो जो पॉलिटी सेक्शन है इस पॉलिटी सेक्शन का ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है। और हम पीछे जो चौथा वीडियो था उसमें हमने स्टेट के बारे में बात किया था। स्टेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा था, राज्यों के बारे में। उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने जो पीछे बात किया था उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे यहाँ से कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 187, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? तो ये राज्य सरकार से संबंधित होता है। राज्य के विधानमंडल का जो सचिवालय है ये अनुच्छेद 187 के तहत होता है। भारतीय संविधान में ये वर्णित है, जो कि राज्य सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में जो MLA हमने सुना होगा, MP, MLA है ना, और MLC, ये सभी नाम हमने सुना होगा। तो अगर हम उसी के एक पार्ट है जो MLA है, इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होगा? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ध्यान रखना है। MP का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLC का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इस तीनों का ध्यान रखना है। MP का जो होता है, ध्यान देना है, MP का जो होता है फुल फॉर्म ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA का जो होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और MLC का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष तो जनरली होता है, 5 वर्ष। लेकिन ये भी साथ में दिया जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे उनको उस पद पर रख सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। वैसे अगर बात करें संविधान में कितने वर्ष का कार्यकाल का जो वर्णन है तो ये 5 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल का ये विवेकाधिकार कहां पर सीमित है? तो विधेयकों की वो स्वीकृति देना, यहाँ पे इनके जो विचार हैं या विवेकाधिकार यहाँ पे इनके सीमित है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 1947 में बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें, जो संयुक्त प्रांत था 1947 में ये उत्तर प्रदेश बना, तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली जो राज्यपाल थी और पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की अगर बात किया जाए तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 22 मई 2016 को संघ सरकार ने किसे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो ये करंट का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किरण बेदी जी को नियुक्त किया था, लेकिन अब जो अगर बात करें, ये तो जब का प्रश्न बना है या जब की बुक है उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन अब वहां पे किरण बेदी जी नहीं है, यानी राज्यपाल पद से इन्होंने इनको खत्म कर दिया, हटा दिया गया है। ठीक है, ये अब राज्यपाल के पद पर कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे देखिए ये लक बाई चांस ही है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। और पहली, अगर बात करें पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो भी ये जो है, अगर पूरे इंटायर भारत की बात की जाए तो भी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नीति आयोग, वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद तथा चुनाव आयोग किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। कौन? राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये सुपरविजन करता है किसका? जो नीति आयोग है, अभी जो नीति आयोग है इसका सुपरविजन करता है या अप्रूव्ड करता है उसके सभी कामों को, जिसमें अगर हम बात करें नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन इसके सदस्य की बात करें तो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस नीति आयोग या सॉरी राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो ये 6 वर्ष का होता है। लेकिन जब से 370 हटा है सन 2019 से, ठीक है, तब से ये नॉर्मल हो गया है। बाकी भारत के स्टेट के जैसे ही ये कार्यकाल इसका भी होगा। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है, अब जो ये 5 वर्ष का है, जो तत्कालिक उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से ये 6 वर्ष तक चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर का उस समय जब क्वेश्चन था तब के प्रश्न काल के अनुसार, ध्यान देना ये क्वेश्चन में नोट है कि प्रश्न काल के अनुसार, यानी जब ये प्रश्न बना था तब जम्मू कश्मीर में विधानमंडल जो द्विसदनीय था। लेकिन अधिनियम 2019 धारा अनुच्छेद 370 के तहत जब वहां पे विशेष दर्जा का समाप्त कर दिया गया, है ना, विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और फिर वहां से द्विसदनीय विधानसभा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने भी बात किया था कि 6 वर्ष जो कार्यकाल था वो प्रश्न काल के अकॉर्डिंग था, यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था तब की स्थिति के अनुसार था। आगे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ध्यान देना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। इसमें भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, यानी नियुक्त होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। उसी जो विधायक दल के जो नेता चुने जाते हैं सभी विधायकों के द्वारा, या उस पार्टी के द्वारा जो विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा जो भी अन्य मंत्री हैं उनके मंत्रिपरिषद में, उनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के ही द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री का सलाह होता है, मुख्यमंत्री की मंत्रणा होती है। ठीक है, और जो मंत्री हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहां पे बात आती है, फिर वही क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने देखा था मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को जो पद की शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। संबंधित स्टेट यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 यानी 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। अगर न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं है उच्च न्यायालय का, तो उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो ये है ज्योति बसु, सबसे लंबे कार्यकाल अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। ज्योति बसु ने जून 1977 से नवंबर 2000 तक भारत के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की, जबकि प्रताप सिंह कैरो जनवरी 1956 से लेकर के 1964 तक पंजाब के, भैरव सिंह शेखावत 3 बार जून 1977 से लेकर के 1977 फरवरी, 1980 मार्च और फिर 1990 से दिसंबर 1992 और दिसंबर 1993 से नवंबर 1998 तक ये भैरव सिंह शेखावत जो है राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जून 1977 से जून 1989 तक और जून 1987 से जून 1979 तक। ठीक है, 89-79 हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे लंबा अगर बात किया जाए तो सबसे लंबा पीरियड जो किसका था? वो ज्योति बसु का था, बंगाल की सीएम के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है?
तो किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का कार्य को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। ठीक है, 167 में यानी 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का जो विस्तारण है या जो कह सकते हैं कि वर्णन है किया गया है। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो ये महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहां पे महिला मुख्यमंत्री अभी तक कोई नहीं बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? तो ये है तरुण गोगोई। ठीक है, निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री। देखिए, कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार 17 मई 2001 से 24 मई 2016 तक बागडोर संभाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो हमने पीछे भी बात किया था कि अगर देश का पूछे विधि अधिकारी तो सॉलिसिटर जनरल, और अगर राज्य का पूछे तो महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, कौन है ऐसा? तो ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कब जुड़ा? तो भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य जो कि 22वां राज्य के रूप में प्रवेश दे दिया गया, और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। यानी 1947 से तो भारत के साथ था ही, लेकिन एक संरक्षित सह राज्य था। लेकिन जैसे ही ये 36वां संशोधन किया गया 1975 में, और उसके अकॉर्डिंग 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि एक पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम देखें सभी कथनों को पढ़ते हैं, वह अब उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की सदस्य हैं, वह उत्तर प्रदेश राज्य में विपक्ष की नेता हैं, वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य हैं, वह राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर उस प्रश्नकाल के दौरान अगर बात किया जाए तो उस टाइम जो है ये राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी है? एक महिला मुख्यमंत्री राजस्थान में, और वो कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो ये 33% है। 33% कहाँ पे भी है? पंचायती राज में भी महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और राज्य विधानसभा और लोकसभा में भी एक बिल लाया गया है जिसमें ये ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्न में से स्वतंत्र भारत का वो सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसे भाषाई आधार पर बनाया गया था, और इसका जो था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को एक अलग स्टेट बना था भाषा के आधार पर। प्रथम भाषाई राज्य इसे बनाया गया था, तो अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कह रहा है राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो ये आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक। वर्ष 2008 में मतदान कराया गया था कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956। कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आप ध्यान में अगर नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन आयोग की गठन की बात न करके ये पुनर्गठित करने की बात कर रहा है, तो हम 1956 करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा के आधार पर गठन करने के लिए एक गठन, उसकी गठन करने के लिए गठन का जो या कह सकते हैं समिति का गठन किया गया था, उस समिति का गठन कब किया गया था? तो उस समिति का गठन जो है 1953 में किया गया था। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है 55 में आई थी, और इसके बाद 56 में जो है ये भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था राज्यों को। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, राज्यों को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था, इतना ध्यान रहेगा। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांगों को जोर पकड़ने पर केंद्र द्वारा दिसंबर 1953 में, ध्यान देना है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। यानी एक जो समिति है, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति, इसका गठन यानी इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद द्वारा पारित करके लागू कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो पुनर्गठन की बात आती है तो 1956, ठीक है, और समिति की बात आती है तो 1953। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहां पे हम। निम्न में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो देखिए, ये जो था वो 370, आर्टिकल 370, लेकिन 2019 के संविधान संशोधन में पुनर्गठन अधिनियम, जो कि अधिनियम 2019 के तहत 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। ठीक है, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया है। अब एक को अभी क्या है, तो यूटी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो पार्ट में कर दिया गया, एक जे एंड के बना दिया गया, एक जे एंड के बना दिया गया, और दूसरा लद्दाख बना दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो सेम क्वेश्चन है 370, जो कि अब नहीं है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है किसको? तो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को, जो कि अब नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अब बनने वाला नहीं है, कुछ और ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये आईपीसी की बात की गई है, तो ये कह सकते हैं कि ये आईपीसी तो नहीं है, ये धारा 370 है, अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आईपीसी की धारा कुछ और होती है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्थाएं, लोकोपयोगी सेवाएं। तो कानून और व्यवस्था जो है, ये अगर हम कहें तो राज्य सूची का विषय है, स्थानीय सरकार का विषय नहीं है। स्थानीय सरकार का मतलब ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और कह सकते हैं ब्लॉक पंचायत से रिलेटेड है। तो जो कानून और व्यवस्था का है, ये राज्य सूची का विषय है, ये स्थानीय सरकार का नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं जो होती हैं, ये जो तीनों हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो प्रत्यायोजित प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 करें तो राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं कौन करता है भाई? तो राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो ये है एच एम फाइनर। एच एम फाइनर, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्यों की संख्या जो है, ये 500 है। ठीक है, राज्य विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित है 500। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या नियम क्या है इसका। तो अधिकतम जब आएगा तो 500 और न्यूनतम जो होता है वो 60 होता है। ठीक है, कुछ राज्यों में अपवाद है जो कि 32 सदस्य हैं, कम है। यानी अगर हम बात करें तो किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170 सब क्लॉज 1 के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लेकिन सिक्किम जैसे राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32 है, जो कि अपवाद में आता है। ठीक है, संविधान कहता है कि 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं, लेकिन सिक्किम में 32 सदस्य हैं, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? अपवाद के रूप में मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो सबसे ज्यादा जो है राज्य विधानसभा में वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। कितनी है भाई? अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, सबको पता होगा, 403 सीटें हैं। ठीक है, 403। बात कर लेते हैं एक बार। तो 9 नवंबर सन 2000 को राज्य पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात, यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड डिवाइड हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404, जिसमें 403 निर्वाचित और एक आंग्ल भारतीय सदस्य शामिल है। जबकि महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 तथा आंध्र प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 175, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कह सकते हैं कि बड़ी जो संख्या है उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्यों की, ये 4-5 स्टेट में है। तो सबसे ज्यादा जो है किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, 404 और एक आंग्ल भारतीय है, तो हम 403 निर्वाचित की बात करते हैं, तो निर्वाचित 403 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? देखिए, विधान परिषद अभी जो है कुल 6 राज्यों में है। ठीक है, जिसे द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो कर्नाटक के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश भी देखो है, और इसमें आ जाता है क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, तमिलनाडु और इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्टार लगा दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन में है वो सही नहीं है। अगर ये कहता ए और डी तो मान लिया जाता। ठीक है, तो देख लेते हैं 6 राज्यों में है अभी। तो कौन कौन से राज्यों में है? कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, और ये अनुच्छेद 168 के तहत होता है। ठीक है, अभी 2019 से पहले 7 में था, एक जेएंडके में भी था विधानसभा परिषद। ठीक है, विधानसभा परिषद जो है राज्य विधान परिषद जो है ये जेएंडके में था, लेकिन ये जब से यूपी बना 2019 के बाद, तब से ये विधान परिषद का जो तगमा है या कह सकते हैं कि जो इसको मिला था, वहां से वो खत्म कर दिया गया। तो अब 6 राज्यों में विधान परिषद एक अस्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो जो 2013 की अगर बात आती है तो 200 थे। ठीक है, देखिए, राजस्थान में वर्ष 2013 में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी आईएनसी को 21 सीटें ही प्राप्त हुई थी, बाकी अदर्स को मिले थे। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, जो कि 2015 में चुनाव कराए गए थे, तो 67 सीटें जो है आपको मिली थी और 3 सीटें जो है बीजेपी को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की को सिफारिश कर सकते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं राज्य मंत्री की मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन के लिए, राज्य विधानसभा का विघटन के लिए, या राज्य में संवैधानिक मशीनरी को के भंग होने की घोषणा करने के लिए। तो इसमें से क्या क्या जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं? तो 1, 3 और 4, यानी 2 नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निलंबन के संबंध में वो कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ठीक है, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो ये राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। यानी राज्यपाल द्वारा जब कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 213 के तहत किया जाता है, तो इसका राज्य विधानमंडल यानी दोनों सदनों वाले राज्यों में विधान परिषद और विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। अन्यथा यह अध्यादेश जो है 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। जहां विधानमंडल है, जहां विधान परिषद है, वहां विधान परिषद में भी इसे पास होना चाहिए, और विधानमंडल तो सभी राज्यों में है, तो यहाँ भी पास होना ही चाहिए। जहां दोनों है तो दोनों में पास होना चाहिए। अन्यथा ये ध्यान रखना है कि 6 सप्ताह के बाद स्वतः ही उस अध्यादेश को समाप्त माना जाता है, या कह सकते हैं डिसमिस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? अभी देखिए, ठीक क्वेश्चन वही हम बात कर रहे हैं, 6 सप्ताह। ठीक है,
6 सप्ताह यानी लगभग 1.5 महीने का टाइम होता है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो ये 1 सदस्य, क्योंकि अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं? 404 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 403 सीटें जो हैं वो इलेक्शन बाई इलेक्शन यानी निर्वाचित होते हैं, और एक जो सीट है वो आंग्ल भारतीय समुदाय से राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, सॉरी 37 की बात करें तो संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल पर जैसे अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश पर, इस पे भी महाभियोग चलाया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ काट करके बनाया गया था, और ये कब बना था? तो ध्यान देना है 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल बना था, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से कट करके या अलग होकर के झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है। तीनों जो है नवंबर में हुए थे और सन 2000 में हुए थे। डेट याद रखना है। उत्तराखंड क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आए थे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो यह है उड़ीसा। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? ओडिशा कर दिया गया है, या ओडिया कर दिया गया है। ठीक है। ओडिशा, ओडिशा, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया है। कब किया गया? तो सितंबर 2011 में संविधान संशोधन के बाद से उड़ीसा राज्य को ओडिशा एवं उड़िया भाषा को ओडिया, उड़िया नहीं ओडिया, ठीक है, ध्यान देना है, नाम से जाना जाता है, यानी नाम परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये 169 के तहत राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, 169 के तहत। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। राज्य विधानसभा में संविधान विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 207 के अनुसार, इसका भी ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अभी हमने ऊपर भी बात किया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो के बाद प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी और 1949 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बनी रही। कार्यालय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इन वर्किंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 43, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA नाम से जाना जाता है, वह क्या है? तो राज्य जो है या वो क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। नेफा जिसको कहते हैं, NEFA। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, कुछ ज्यादा ही हो गया। बात करते हैं आप नेक्स्ट पार्ट की, यानी नेक्स्ट खंड की, संवैधानिक अनुसूचियां। तो अनुसूचियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। इनमें कौन कौन से? तो सबको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि केंद्र की जो सूची है, जो केंद्र जिस मैटर पे या जिस सब्जेक्ट पर नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, उसे संघ सूची में रखते हैं। राज्य जिस चीज पर या जिस मैटर पर कानून बना सकता है, उसे राज्य सूची में रखते हैं, और जो दोनों मिल करके करते हैं उनको समवर्ती सूची के उसमें रखा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो ये आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में वर्णित है।
तीन सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बना सकता है? तो संसद बनाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? तो जो स्थानीय सरकार का विषय है ये राज्य सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? तो जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची आर्टिकल 343 से लेकर के 353 तक शायद से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो ये किस में है? तो ये समवर्ती सूची में है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इस नियम को बनाया है या इसको फॉलो करते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाती है, कौन बनाती है संघ सूची और समवर्ती सूची पर? तो ये लोकसभा बनाती है। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है, किसमें? तो जो 7वीं कृषि पर आय लगाने वाला कर जो है ये 7वीं अनुसूची में राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है। वोटिंग और जुआ बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, ये भी राज्य से संबंधित है। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये केंद्रीय सूची में यानी कि संघ सूची में वर्णित है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किसमें? भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय से है। ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो ये पहली अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो तीसरी अनुसूची में ये चीज बताई गई है। ठीक है। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो ये 7वीं जो अनुसूची है ये समवर्ती सूची में इसको वर्णित किया गया है व्यापार संघ को। कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य और बैंकिंग। तो देखिए राज्य जो है ये तो केंद्र सरकार की, रक्षा जो है केंद्र सरकार की हो गई, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य आई थिंक यही जो होगा ये क्या होगा? राज्य सरकार के अंतर्गत आता होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओहो, क्वेश्चन यही है कि कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य और बैंकिंग ये तीनों जो है संघ सूची में आते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। ये तीनों जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है? समवर्ती सूची में विवाह तथा तलाक, बिजली और श्रम कल्याण ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो जो दल बदल विरोध कानून है, यह विरोधी कानून बनाया गया है, ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है, जो कि 343 में वर्णित है, अनुच्छेद 343 में वर्णित है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार से निकाल करके इसको कानूनी अधिकार यानी विधि अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो ये 6वीं अनुसूची में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो अब तक 101 यानी कि 122वां संशोधन विधेयक है ये।
ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सदस्य संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ये है 52वां संशोधन अधिनियम, 52। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उसमें से एक शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से यहाँ पे जो आंसर है यानी ऑप्शन के अनुसार जो जवाब होना चाहिए था ये समाजवादी। भारत में संविधान की उद्देशिका में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए 2 वर्ड तो मिल गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तीसरा शब्द है अखंडता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, तो भारत के संविधान की में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी, ये भी ध्यान देना है। जो नवीन अनुसूचियों को जोड़ा गया वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं जो है संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, 10वीं दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज और 12वीं जो है ये नगरीय निकायों से संबंधित अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो ये जो है दूसरी अनुसूची में भत्ते और वेतन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, पहली में तो राज्य और राज्यों के संघ के रूप में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है किसमें? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल है, यानी राज्य और केंद्र यानी संघ दोनों देखेंगे। ठीक है। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किसके सूची में सूचीबद्ध है? तो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल संघ सूची से ये जुड़े हुए हैं। जितने भी फोर्सेस हैं ये संघ सूची से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है सूची किससे संबंधित है? ये जंगल, तो जंगल जो है समवर्ती सूची है, यानी कि वन जो है समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है, जिसमें समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है और जिसमें क्या कह सकते हैं कि जो जंगल या वन जो फॉरेस्ट है ये दोनों समवर्ती सूची का मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर कानून बना सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ध्यान देना है, ये जो कृषि है ना ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जबकि अगर बात करें तो जो ये रक्षा है ये संघ सूची, अभी हमने ऊपर भी बात किया। दंड दंड विधि और शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। ये दंड विधि और शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में, कृषि राज्य सूची में, रक्षा जो है ये संघ सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किसके तहत है? तो ये राज्य सूची से सूचीबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मंदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो मजदूर संघ है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो श्रम विभाग है ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो ये शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार जो है ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। मजदूर संघ समवर्ती सूची में है, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में है, वन या जंगल जिसे हम कहते हैं ये भी समवर्ती सूची में वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस में है? तो ये समवर्ती सूची में है, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो
विषय है ये किस सूची से संबंधित है? तो ये समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में न हो, उस मद का कानून कौन बनाएगा? तो यहाँ पे ध्यान देना है, उस मद का कानून जो है केवल संसद बनाएगा। जो संघ सूची में वो संघ बनाएगा, जो राज्य सूची में वो राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों मिलके बनाएंगे, जिसका बढ़िया होगा वो उसका लागू होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें अगर बच जाती हैं, कुछ रह जाता है, तो उस सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा? तो उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति निहित है वो केवल संसद के पास निहित है। ठीक है, वो भी अनुच्छेद 248 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? अभी ऊपर भी बात किया, 22 भाषाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। एक बार इसके डिटेल्स को देख लेते हैं, कब कब कितनी कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तब जाकर के ये 22 भाषाएं हुई हैं। तो ध्यान देना है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं थी। फिर 21 इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को इसमें शामिल किया गया। अब हो गए कितने भाई? 18। फिर हुआ 92 संविधान संशोधन, यानी 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब कितने हो गए भाई? 22। ठीक है, इस तरह से अब जो है कुल कितने हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से उल्लेखित नहीं है? तो ये जो अंग्रेजी है ये उस सूची में वर्णित नहीं है। संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली है। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी जो अगर तत्काल की बात किया जाए तो 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो यहाँ पे ध्यान देना है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जब लागू हुआ था तो नहीं जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में इसे जोड़ लिया गया। ठीक है, जो मूल संविधान था उस समय तो 14 भाषाएं थी, तो बाद में जो जोड़ी गई वो तो कौन थी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जोड़ी तो गई कितनी थी? 8, 2 बार में। ठीक है, एक बार 2 और एक बार 6, ऐसे ही था ना, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 5। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, जो दल बदल भारतीय कानून भारतीय संविधान की अनुसूची में किस अनुसूची में है? तो जो दल बदल कानून है ये 10वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ठीक है, जिसे इसको भी ध्यान देना है कि ये कब लाया गया था 10वीं अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, और फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा फिर से दोबारा संशोधन किया गया था कि इसमें जो है कि अगर यह प्रावधान किया गया कि दल बदल करने वाला कोई भी सांसद या विधायक सदन की सदस्यता खोने के साथ साथ अगली बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक जो भी पहले हो मंत्री के पद या लाभ के पद पर कोई प्राप्त नहीं करेगा। इस चीज का संविधान संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो ध्यान देना है, मजदूर संगठन जो है केंद्रीय सूची में नहीं है, यानी संघ सूची में नहीं है। ठीक है, तो ये जो मजदूर संगठन है किस में है? तो समवर्ती सूची में है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायती राज के बारे में शुरू करेंगे, और आई थिंक एक वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है नेक्स्ट वीडियो में।
पॉलिटी का सेक्शन हम खत्म कर लेंगे जल्द ही। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।